हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका मात्र कल का दिन शेष है, यानी कि जो है 31 आपका जो यहाँ पर अगस्त रह गया है, ये आपका कल शेष है। उसके बाद से आपका सितंबर से सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे सारे। आपको प्रैक्टिस सेट ये आज आपका नवा है, कल आपका 10वां भी होगा। साथ ही साथ हमने कुछ टॉपिक वाइज स्टैटिक की पूरी मैराथन आपकी क्लास करवाई है, उनको भी अगर नहीं देखा हुआ है तो आप लोग जा कर के देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि नवा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। लाइक शेयर भी कर देना, और जो अगर आपने पीछे वाले नहीं देखे तो आप जा कर के ज़रूर देखिए। आपको PYQ ये जो करवा रहे हैं, इसमें आपको एक अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा। जो एक यहाँ पर लेवल मैच किया गया है, सेम वही डिट्टो क्वेश्चन है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इसकी। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करी जाए तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर रखी हैं, लेकिन ये नया क्वेश्चन है जो कि शायद आपने पहले ना देखा हो। PYQ में आपका पूछा गया था ये, कि जो हाथों से लिखने वाला व्यक्ति था, एक्चुअली इसका नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका प्रेम बिहारी रायजादा। यानी कि ये प्रेम बिहारी रायजादा थे जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा हुआ था, यानी कि आपका हैंड रिटेन है। और अगर इनकी लैंग्वेज पूछी जाए कि इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो ये जो लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। तो इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था। वहीं अगर हिंदी की बात करी जाए कि हिंदी में किसने लिखा हुआ है, तो एक नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य जो रहे हुए थे, इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी में। तो अगर आपसे हिंदी में पूछ लिया जाए तो हिंदी में अनुवाद जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। संविधान का दो तरह से पूछा जाता है कि इसका अंगीकृत कब किया गया या इसे लागू कब किया गया। देखिए, जब अंगीकृत आपका पूछा जाए तो वहाँ पर आपको 26 नवंबर 1949 डाल देना है, और जब आपका लागू वाला पूछा जाए तो वहाँ पर आपको 26 जनवरी 1950 डाल देना है। तो इतना आपको कर देना है, तो इतना आप याद रखेंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण का कौन सा स्तर बनाते हैं। देखिए, अगर खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो यहाँ पर अगर पोषण बनाने की बात करी जाए तो यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि जो शाकाहारी जीव आते हैं वो कौन सा मतलब नंबर का पोषण स्तर बनाते हैं। तो दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। तो अगर पहले की बात करी जाए तो जो पौधे होते हैं वो पहला यहाँ पर स्तर बनाते हैं पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला का। वहीं तीसरे की बात कर ली जाए तो वो होता है मांसाहारी। तो आपको तीनों यहाँ पर याद करके रखने होंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। और हाँ, यहाँ क्लास शुरू करने की जल्दबाजी में आपको विश करना तो भूल ही गए, हैप्पी रक्षाबंधन जिन लोगों ने आज मनाया हो यहाँ पर। और कुछ लोग शायद कहीं पर कल भी मनाया जा रहा है, तो वो लोग कल मनाएंगे। जस्ट सेलिब्रेट विद योर सिस्टर्स एंड जस्ट हैव फन। उसके बाद आप सभी को अपने अपने एग्ज़ाम देखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म है। देखिए, यहाँ पर यमन से लाई गई थी। प्रारंभ में क्या था कि यमन से किस्म लाई गई थी कॉफ़ी की, जिसका नाम था अरेबिका। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है अरेबिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भले यमन से लाई गई थी, लेकिन अगर विश्व स्तर पर सबसे अधिक अगर कॉफ़ी उत्पादन वाला अगर आपसे देश कभी पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है ब्राज़ील। और उसके साथ साथ अगर भारत के अंदर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उसमें आ जाता है कर्नाटक। एक आपका कल भी पूछा गया था कि ऑप्शन आपके थे कि इनमें से कौन सी बागानी फसल है। यानी कि अगर कॉफ़ी की बात करें तो ये बागानी फसल के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कॉफ़ी से रिलेटेड कल भी एक हमने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा, जो कि अकबर के इतिहास की बारे में है, इसको कितने खंडों में विभाजित किया गया। देखिए, अकबरनामा की बात करें, इसमें पहली चीज़ तो क्वेश्चन में ही दे दी गई है कि आपको जो याद रखना है कि ये लिखी किसके द्वारा गई है। कई बार राइटर पूछ लिया जाता है, तो अबुल फजल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा अकबरनामा बुक लिखी गई है। इसके भाग पूछे गए तो इसे कुल 3 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन में आई थिंक आपका 3 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत हैं। 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो भाग दिया हुआ है वो पूर्वज के बारे में है यहाँ पर अकबर के, और दूसरा भाग है वो घटनाक्रम के बारे में है अकबर के, कि किन कौन सी घटना किस टाइम पर हुई। बाकी उसकी विधियों से बारे में आपका भाग तीसरा दिया हुआ है। तो याद रखना है 3 भागों में आपकी बटी हुई है अकबरनामा, और अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ज्योतिबा फुले के द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए संगठन की यहाँ पर या समाज की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको 3 से 4 आपको बता रहे हैं, 3 से 4 ही आपको याद रखना है। देखिए इन्हीं में से आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हुए हैं वो 1800 के आपके समय में हुए हैं। चलिए देखिए, ज्योतिबा फुले का पूछा गया, तो ज्योतिबा फुले क्या थे, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी। पुस्तक का नाम आई होप कि सभी को पता होगा, कई बार यहाँ पर हम बता चुके हैं। जिस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी पुस्तक लिखी हुई थी। स्थापना जो इन्होंने करी हुई थी वो करी हुई थी सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक जो समाज की स्थापना करी हुई थी, जो कि कब करी गई, 1873 में। बिल्कुल यहाँ से ध्यान से सब लोग सुनेंगे, क्योंकि समाज का आज के बाद क्वेश्चन या 3-4 से पूछा जाए, गलत नहीं होना। 1873 में जो है यानी 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। 2 साल ये रुके, उसके बाद आ गया 1875 और फिर आ जाते हैं दयानंद सरस्वती। फिर कौन आया, दयानंद सरस्वती। और 1875 में क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने कर दिया आर्य समाज, यानी कि जो आर्य समाज था उसकी स्थापना कर दी 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे के अंदर। तो 1873 में सत्यशोधक समाज, 1875 में आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1867। 1867 में क्या होता है, प्रार्थना समाज। 1867 में प्रार्थना समाज। ये देखिए आपका 73 से थोड़ा 6 साल पीछे जाएंगे तो 1867 ही है। यहाँ पर क्या हो गया, प्रार्थना समाज। इसका स्थापना जो किया गया वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। उसके साथ गोविंद रानाडे यहाँ पर थे। तो आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे आपका जो थे वो आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ये याद हो गया। एक और आपका लास्ट बचा जो कि है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज तो शायद ना भी आप लोग भूलते हैं, और इसकी भी जो स्थापना है वो 1800 के टाइम पर हुई। 1828 में होती है ब्रह्म समाज की स्थापना, और 1829 में होता है सती प्रथा का अंत। याद आया कुछ, तो 1828 ये करी गई थी ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो इतना आपको याद रख लेना, ये 4 समाज से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्न में से किसके गुण सोडियम के समान होते हैं। देखिए अगर गुण की बात की जाए कि जो किसके गुण होते हैं वो सोडियम के समान होते हैं, तो यहाँ पर जो लिथियम आपका दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा, जिसके जो गुण होते हैं वो सोडियम के समान होते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, जो कि पहले जो था वो कैल्शियम तक ही सीमित था। ये भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी संक्रमण त्यौहार जो कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है। देखिए कावेरी संक्रमण पूछा गया, थोड़ा सा सेंस लगाइए कि जो कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ पर होता है। जहाँ पर उद्गम होगा वहीं पर कावेरी संक्रमण भी मना लेते होंगे लोग। तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है कर्नाटक के अंदर। तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये गिरती कहाँ पर है जा करके, तो ये जो गिरती है वो गिरती है जाके बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो यानी कि गिरती है आपकी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं। देखिए मौर्य वंश से यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा शासक है जो वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं। देखिए मौर्य वंश की जो शुरुआत है वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी, सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। इसके पहले जो था वो नंद वंश था मगध साम्राज्य पर। लेकिन मगध साम्राज्य पर जो सबसे पहले कुछ अगर आप देखेंगे जो थोड़ा जानकारी जिसके बारे में बुक्स वगैरह में पढ़ने को मिलता है वो था हर्यक वंश। वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के शासक जो थे मुख्यतः वो थे बिंबसार। तो बिंबसार जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, वो हर्यक वंश से। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के आपके संस्थापक, उसके बाद उसका बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। इस तरह से आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। नेक्स्ट आगे हम लोग जाएंगे। निम्न में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका एनडीपी पूछा गया, आपका जीडीपी नहीं पूछा गया, एनडीपी पूछा गया कि कौन सा आपका यहाँ पर तरीका होता है। देखिए एनडीपी आपका नेशनल जो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो जीडीपी क्या होता है, जो आपका जीडीपी होता है उससे आप अगर जब मूल्यह्रास को घटाते हैं तो आपको एनडीपी प्राप्त होता है, यानी कि जो कि ऑप्शन आपको 3 में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। देखिए 2021 की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था
पंचकुला हरियाणा के अंदर। 2021 वाला आपका पूछा गया, हरियाणा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ये था चौथे नंबर का, यानी कि फोर्थ आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। 2023 में आपका फिर से हुआ, जो कि कहाँ पर हुआ, आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि कौन से नंबर का था, 5वें नंबर का था। महाराष्ट्र सबसे पदक तालिका में ऊपर था। और जो पहला सबसे हुआ था वो हुआ था 2018 के अंदर, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, इतना ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार भगवान शिव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होता है। देखिए, अगर यहाँ पर बात कर ली जाए कि जो सूर्य को समर्पित त्यौहार कौन सा होता है, तो सूर्य की अगर बात करी जाए तो ये जो होता है ढलते सूरज की पूजा की जाती है, वो होती है छठ पूजा। और अगर इससे रिलेटेड राज्य आपसे कभी पूछ लिया जाए तो वो होता है बिहार, यानी कि बिहार के अंदर छठ पूजा का आयोजन होता है, जिसमें कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की 3 गुफा वाली मूर्ति सदाशिव किस गुफा में विराजमान है। देखिए, 3 अगर मुख वाली यानी कि बताई जाए सदाशिव जो मूर्ति है भगवान शिव की, वो कहाँ पर आपकी समर्पित है, तो वो है आपके एलिफेंटा में समर्पित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आता है। एलिफेंटा की गुफाएं होती हैं। इसके अगर निर्माण की बात करी जाए तो राष्ट्रकूट जो राजा थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रख लेना, बाकी इसको यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको देखिए कंटेंट यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराएँ। बाकी आपको हर अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए, सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं कि दलित समुदाय के हकों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी हुई थी। देखिए, दलित समुदाय के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले नेता इनमें से थे वो थे भीमराव अंबेडकर, जो कि खुद एक दलित समुदाय से आते हुए थे। इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को देखा दलित समुदाय के अंदर, और जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई करी, बैरिस्टर बने बाहर से, और ये जो थे ये दलितों के हक में इन्होंने लड़ाई करी। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी, जिसमें एक इनकी बुक आती है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनकी बायोग्राफी 30-35 पेज की है, जिसमें इन्होंने अपने दिनों के बारे में लिखा है कि किस तरह से इन्होंने बुक लिखी हुई थी, नो पियन नो वाटर, यानी कि अगर इस स्कूल में चपरासी नहीं होता था तो इन्हें पानी पीने को भी हक नहीं दिया जाता था। इस तरह से कुछ इनकी बुक हैं जो कि दलित समुदाय से आते हुए थे, और इन्होंने भारतीय संविधान के बनने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया हुआ था। इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी जो नदी है ग्रेट इंडियन डिजर्ट के किस दिशा में स्थित है। देखिए, ग्रेट इंडियन डिजर्ट की बात करें तो सिंधु नदी उसके पश्चिम में स्थित है। ग्रेट इंडियन से आपका याद आया कि ग्रेट इंडियन के बाद अगर आपका नॉवेल लग जाता है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पुस्तक भी कई बार एसएससी एग्जाम में एमटीएस की पूछी गई, जो कि शशि थरूर की है, तो इसको भी यहाँ पर याद रख लेना है। इसी तरह से जब आप लोग याद रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, तो आप आसानी से यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को यहाँ पर आप एग्ज़ाम में कवर अप कर पाएंगे। और आपसे एक बात कहना है कि देखिए, आपको कमेंट जरूर करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए, लाइक कमेंट से पैसा तो नहीं मिलना है, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन यहाँ पर हमें मिलता है कि आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कमेंट करके आप कुछ भी कमेंट करिए, स्कोर बताइए, या आप एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन बता सकते हैं, कुछ भी आप लोग करिए, बस जा कर के कॉमेंट करिए सभी लोग। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। देखिए, समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो ये जो अनुच्छेद करने वाला ये है 44, यानी कि आर्टिकल 44। पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, आर्टिकल 44 जो होता है समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। और ये सबसे पहले, अब तो ये पूरे देश में लागू होने की बात चल रही, लेकिन सबसे पहले जो राज्य था जहाँ पर ये लागू थी वो था गोवा, यानी कि गोवा में सबसे पहले लागू थी आपकी समान नागरिक संहिता। और यही है जहाँ पर हर घर जल वाला पहला राज्य बना गोवा। रेबीज मुक्त जो राज्य बना वो भी पहला गोवा। सिविल कोड ये जो लागू था सबसे पहले वो भी राज्य था गोवा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप वनडे, टेस्ट मैच और T20 में खेलने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन सा। देखिए, युवा भारतीय खिलाड़ी पूछा गया। बाकी तीनों फॉर्मेट में अगर कप्तानी करने की बात कर ली जाती कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन था,
पूछा जा चुका है, तो वो थे लाला अमरनाथ। एक बार आपका एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर ये पूछा गया कि टेस्ट मैच है जो आपका T20 वगैरह, इसमें खेलने वाला जो आपका तीनों फॉर्मेट में भारतीय युवा खिलाड़ी कौन सा है, तो इसकी बात करें तो ये आपका ईशांत शर्मा हो जाएगा, यानी कि ईशांत शर्मा जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना कब की गई थी। देखिए इस्कॉन की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब की, किसने की हुई थी, एक्चुअली पूछा है, कब नहीं की गई है, लेकिन कब की बात करें तो कब की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 13 जुलाई 1966 यानी कि 1966 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर इस्कॉन की स्थापना की गई, जिसके तहत इस्कॉन के टेम्पल बनाए जाते हैं, और जो कि करी थी भक्ति देव स्वामी प्रभुपाद जी ने, यानी कि भक्ति देव स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये 1857 का सिपाही विद्रोह था, मेरठ से शुरू हुआ था आपका। तो इसमें जो था इस समय यहाँ पर पूछा गया गवर्नर, तो देखिए गवर्नर जो इस समय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इससे जो पहले गवर्नर थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने 1853 में क्या किया हुआ था, ट्रेन चलवाई हुई थी, यानी कि रेलवे का जनक भी जिन्हें माना जाता है। उन्होंने क्या अब वहाँ पर हड़प नीति का जो आपका एक शासन लेकर के आए हुए थे, जिसका जो अंत है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। उसके तहत जो सबसे पहले यानी कि हड़पा जाने वाला जो आपका जगह बना हुआ था वो रहा हुआ था सतारा। ठीक है, 1857 की क्रांति में झांसी से जो है नेतृत्व किया हुआ था रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार से कुंवर सिंह जी थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, कानपुर से नाना साहब थे। तो इन तरह से यहाँ पर लोगों को भी याद रखना है। 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एग्जामिनर का नहीं पता है कि वो आपको कहाँ से क्वेश्चन उठा के क्या यहाँ पर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। देखिए आपका 1942 में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय एक कांग्रेसी नेता थे बलिया के, उन्होंने क्या था कि अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी थी। अस्थायी सरकार की स्थापना करने से मतलब है कि उन्होंने बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, 1942 में अंग्रेजों से स्वतंत्र कर दिया था। इन्हें कहा जाता है बलिया ए शेर के नाम से भी जानते हैं, बलिया ए शेर इन्हें कहा जाता है, जो कि थे चित्तू पांडे, यानी कि चित्तू पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि बलिया ए शेर कहा जाता है। इन्होंने 1942 में ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और बलिया को जो है राष्ट्र आपका स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो चित्तू पांडे जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी के उत्पादन में किस राज्य का निम्न में से प्रथम स्थान है। देखिए चीनी के उत्पादन की बात करी जाए तो चीनी का उत्पादन वही होगा जहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, तो चीनी का उत्पादन भी वहीं पर होगा। पहला स्थान पूछा गया तो उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा, जिस हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन। बाकी दूसरे नंबर पर बात किया जाता तो आपका महाराष्ट्र आ जाता, जहाँ पर चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में शामिल होने वाली विश्व की नवीनतम धरोहर कौन सी है। देखिए यूनेस्को में जो अभी नवीनतम धरोहर शामिल हुई है सबसे बाद में, उसके बारे में पूछा गया कि सबसे नवीनतम जो धरोहर है वो कौन सी शामिल की गई है। जो सबसे लास्ट में शामिल होने वाली है वो है 40वीं नंबर की, 2021 के अंदर शामिल करी गई थी, और जो कि है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें कि ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, 40वें नंबर की है, और 2021 में इसको शामिल किया गया था आपकी अंतिम यूनेस्को धरोहर के तहत। इससे पहले जो शामिल होने वाली थी, देखिए लास्ट का आपका सेकंड लास्ट भी देखना है कि जो 39वीं धरोहर थी वो थी आपका रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर आपने देख रखा हो, बृहदेश्वर मंदिर बोलते हैं। तो 39वां आपका यहाँ पर रामप्पा मंदिर था, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। देखिए कोणार्क की बात करें जो इसका सूर्य मंदिर है, पहली चीज़ तो ये उड़ीसा राज्य में आता है, इतना भी ध्यान रखना। और जो इसकी स्थापना करी गई थी वो करी गई थी गंग वंश के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना यहाँ पर याद रखना है। कल आपको एक नया वंश हमने बताया हुआ था निंगथौजा, किसको किसको याद है निंगथौजा वंश के बारे में, क्या क्या अभी याद आ रहा है करंट में, जिसको जितना याद आ रहा है वो बता दो। आई होप कि भूल ही गए होगे, जबकि कल की बात है निंगथौजा वंश की, लेकिन शायद फिर भी आप लोग भूल गए, तो जितना आपको याद है उतना बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक
प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? देखिए, अगर भारत रत्न की बात करें कि लता मंगेशकर को किस वर्ष दिया गया, तो लता मंगेशकर को दिया गया था 2000 में। पंडित अगर रविशंकर की बात करें कि पंडित रविशंकर को कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1999 में। 2000 में एक और लोगों को दिया गया था, वो थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान वही थे जो शहनाई वादक रहे हुए थे, तो इनको भी 2000 में दिया गया था। 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था। सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय थे पंडित रविशंकर। सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय जो थे वो थे रविशंकर। सबसे पहली महिला अगर पूछी जाए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, वो थी तन्वी शाह। तो इस तरह से क्वेश्चंस को याद रखना, रिलेट कर करके खुद आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, भारतीय आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? देखिए, आयुष्मान आपका एक कार्ड बनता था मेडिकल का, इसमें आपको यहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए कुछ आपको जो है दिए जाते थे एज अ मेडिकल, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसकी जो शुरुआत पूछी गई वो किस राज्य से हुई थी, यहाँ पर आपका स्टेट पूछ लिया गया था। तो स्टेट की बात करें तो पहली बात तो इसकी बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2018 को शुरुआत हुई थी। और जो ये शुरुआत हुई थी वह हुई थी झारखंड के अंदर, यानी कि झारखंड में जो है इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड के अंदर। तो आपका झारखंड जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस तरह से देखिए आपका आ गया यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान का संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हैदराबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बचता है यहाँ पर कि आपका एक होता है राष्ट्रीय जो दलहन अनुसंधान जो संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। और इसमें हिंट ये है कि ये आपका उसी सिटी में है आपका बना हुआ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, ये था आपका टेस्ट नंबर 9। कल आपको 10 करवा देंगे, उसके बाद एग्जाम एनालिसिस होगा। बस आपको अगर वीडियो को लाइक वगैरह ना किया हो तो लाइक भी कर देंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे क्योंकि सपोर्ट आप लोगों को ही करना है। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से जाइए और जुड़ जाइए।